Hello everyone, welcome back my YouTube channel. My name is Arun. I am a BSc Nursing student second year from लखनऊ. आज के इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि केवल इंट्रोडक्शन होने वाला है कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, कॉमन टर्म्स और कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग सेल जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के ले आऊँगा। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले कोई भी फीचर अपडेट जो है आपसे छूट ना जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि प्योर आईएनसी बेस्ड सिलेबस पे होने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये होगा। तो प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, और लास्ट में मैं कुछ एग्जाम के टिप बताऊंगा, और ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो प्लीज़ एग्जाम अगर आप लोग को अच्छे से यूनिवर्सिटी का क्रॉस करना है तो आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग से थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मुझे मिल सके, ताकि मैं और अच्छा ही वीडियो बना सकूँ। मुझसे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लोग लाइक कर देते हो एक या सब्सक्राइबर एक बढ़ जाता है, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें और अच्छे से आगे वीडियो बनाना है और आप लोग को अच्छा लग रहा है। कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अ सेकंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप्स, ब्रांचेस, माइक्रोस्कोपिक, डेवलपमेंटल, पैथोलॉजी एंड रेडियोग्राफी क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, एनाटॉमिकल पोजीशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उसके नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है इससे। फिर रिलेशन टर्म्स, अदर टर्म्स क्या क्या होते हैं, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चरल्स एंड सेक्शंस, कैविटीज, डोर्सल वेंट्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, और ये सारा हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है। तो देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो आप अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिफाइन कर सकते हो, उसके ब्रांचेस को जानोगे, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, कैसे-कैसे ऑर्गेनाइज़ हुआ है आपका बॉडी, कौन-कौन कैसे वे में आपका बॉडी जो है एक ऑर्गेनाइज़ हुआ है। फिर एनाटॉमिकल पोजीशन जानोगे, फिर बॉडी के प्लेन्स जानोगे, सेक्शन जानोगे, उसके एक्सिस जानोगे कि क्या कैसे है, बॉडी के कैविटीज जानोगे, फिर सेल क्या होता है। इसको इम्पोर्टेंट है तो प्लीज इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, और ये सारी चीजें डिटेल में है, लेकिन सेल के लिए अलग वीडियो चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जा रहा था। फिर एक्सप्लेन द होम्योस्टैटिसिस क्या होता है और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन क्या क्या होते हैं, ताकि बॉडी एक अच्छे वे में परफॉर्म कर सके और आपको एक अच्छा आउटकम दे सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द ट्रायलियंस ऑफ सेल। जो एक इंसान का शरीर है वो बहुत ही मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है, जो कि एक साथ वर्क करते हैं, और वर्क करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। टू to understand the disease, nursing procedure, patient assessment, treatment, know the structure and function of the human body। इसके वजह से हम लोग जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको डिजीज को, डिजीज कंडीशन को अंडरस्टैंड करो, नर्सिंग प्रोसीजर्स को बना सको अच्छे से, पेशेंट को अच्छे से एनालिसिस कर सको, एनालाइज कर सको, उसको ट्रीटमेंट देने में आपका जो भी योगदान है आप उसको दे सको, और स्ट्रक्चर और फंक्शन जान सको। अगर मान लो आपको पता ही नहीं होगा कि लीवर कहाँ है, लीवर का टिप किस साइड आता है, तो आप कैसे पता करो कि हाँ, उसको हम लोग कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे पाल्पेट करके देखेंगे, कैसे स्टेथोस्कोप से उसका अगर हार्ट का साउंड है तो कैसे सुनेंगे। तो इसके लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, जो कि एक्सप्लेन करता है। एक होता है एनाटॉमी और एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड डिटरमाइन करते हैं फंक्शन को,
द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स अलाउ देम टू परफॉर्म अ गैस एक्शन। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, ये स्ट्रक्चर जो बता रहा है वो हमारा हो जाएगा एनाटॉमी, और द फंक्शन जो कि गैस एक्सचेंज करना है, तो ये फंक्शन जो होता है ये फिजियोलॉजी। तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा लंग्स का स्ट्रक्चर वो कैसा है, कौन शेप का है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसका फंक्शन कि हाँ वो गैस में एक्सचेंज करने में, CO2 को एक्सपेल आउट करने में और O2 इनहेल करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया कि फंक्शन। तो ये होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। वही है यहाँ पे लिखा होगा कि एनाटॉमी क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन आप लोग को एग्जाम में आए तो आप प्लीज ऐसे लिखिएगा, इंट्रोडक्शन, देन एनाटॉमी का डेफिनेशन, अगर फिजियोलॉजी पिछले फिजियोलॉजी का डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइम मुझे याद है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डेफिनेशन आया था, तो हम लोगों ने बताया था और प्लेन पे क्वेश्चन आया था फर्स्ट चैप्टर से। फिर अगर देखते हैं एनाटॉमी का की डेफिनेशन क्या होता है, तो एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेरियस पार्ट। एनाटॉमी जो होता है ये साइंटिफिक स्टडी करता है बॉडी के स्ट्रक्चर को और उसके आसपास भी जितने पार्ट्स हैं रिलेटेड टू दैट ऑर्गन, उसके रिलेशनशिप्स को के बिटवीन बात करता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ग्रीक वर्ड एना, और टॉमी मतलब कटिंग। इसका मतलब है लिटरली कि कट द पार्ट, तो एक पार्ट को कट करके उसको सेक्शन में डिसेक्ट करके उसको अच्छे से स्टडी करना। एग्जाम्पल, स्टडिंग द साइज चैम्बर वॉल्व ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट इन एनाटॉमी। आप उसको कट करके अच्छे से एनालाइज करके एक स्ट्रक्चरल व्यू देखोगे एनाटॉमी में हार्ट के, तो ये होता है एनाटॉमी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो फिजियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन एंड एक्टिविटीज। जो फिजियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है कि आपका जो ऑर्गन है वो कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके एक्टिविटीज को नॉर्मली कैसे वर्क करता है और उसके एक्टिविटीज को फाइंड आउट करता है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये भी जो है दो वर्ड। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्लस लॉगिया, इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि नेचर की स्टडी। आपकी जो बॉडी का ऑर्गन है उसका नेचर क्या है और उसका स्टडी करना ही हमारा होता है फिजियोलॉजी। तो इसका हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि हाउ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ ब्लड इज पंप, हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, हाउ किडनी फॉर्म यूरिन, ये सारा एक फंक्शन है। हार्ट का ब्लड पंप करना वो उसका फंक्शन है कि ब्लड पंप करना है। यूरिन फिल्टर करना किडनी का फंक्शन है, तो किडनी का फंक्शन है। तो और लंग्स का फंक्शन है ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाना और ऑक्सीजन CO2 को एक्सपेल आउट करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ताकि बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या रिलेशनशिप है, तो नॉर्मल सी वही बात हम लोग बताते आ रहे हैं कि एनाटॉमी जो है स्ट्रक्चर की स्टडी होता है, फिजियोलॉजी जो है फंक्शन का स्टडी होता है। देखो यहाँ पे वही सेम लिखा है कि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर डिटरमाइन द फंक्शन। तो अ नर्स नीड टू बोथ बिकॉज चेंज इन स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, एनाटॉमी में कोई चेंज आ रहा है, तो वो अफेक्ट करे आपके फिजियोलॉजी को। अगर आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है तो वो काम करना बंद कर सकता है धीरे धीरे, तो उसके फंक्शन में चेंज आएगा। जितना ब्लड पंप आउट कर रहा था नॉर्मली उतना ब्लड पंप आउट नहीं कर पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई आ रहा है तो हम लोग देखेंगे वही करके कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। तो हार्ट हैज अ मस्कुलर वॉल जो कि पंप करता है ब्लड को, और लंग्स कंटेन एल्वोलाई जो कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, ये उसके फंक्शंस है। तो आप लोग साथ साथ देख सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, तो विलाई क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। आप कुछ भी फूड्स खाते हो तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, देन वो अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। विलाई कैच करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन हैव अ लॉन्ग प्रोसेसेस। न्यूरॉन के जो होते हैं लंबा सा होता है, तो वो क्या करता है, क्यों होता है वो उतना लंबा, और उसमें क्यों प्रोसेसेस छोटा छोटा आप देखोगे जब पढ़ोगे तो नॉब बल्ब टाइप होता है। तो उसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉब इम्पल्स। वो नॉब इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है जल्दी जल्दी कि हाँ जल्दी से आपका बॉडी जो है एक्शन कर सके और तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। फिर आरबीसी कंटेंट हेमोग्लोबिन। आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कर सके। जो ही है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके बाद किडनी कंटेंट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कंटेंट करता है किडनी।
ये इसका स्ट्रक्चर है कि हाँ किडनी नेफ्रॉन कंटेंट करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी एंड ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है। देखो ब्रांचेज में सबसे पहले हम लोग बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी व्यू है, मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और स्टडी स्ट्रक्चर सीन विद द नेक्ड आई विथआउट अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसको अगर एक क्रॉस सेक्शनल वाला आता है तो क्रॉस सेक्शनल में आप उसको माइक्रोस्कोप देख सकते हो, यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की नीड होगी उसमें। अभी हम लोग उसकी बात भी करेंगे। तो इसमें रीजनल एनाटॉमी होता है, सिस्टमिक एनाटॉमी होता है, सरफेस एनाटॉमी होता है। रीजनल में क्या आएगा? ऑल स्ट्रक्चर इन वन रीजन, हेड एंड नेक, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, अपर लोअर लिम्ब। तो ये सारा जो है हमारा रीजनल एनाटॉमी में आ जाएगा। एक रीजन है, हेड एक रीजन हुआ, नेक एक रीजन हुआ, थॉरैक्स एक रीजन हुआ, एब्डोमेन एक रीजन हुआ, पेल्विक एंड लोअर लिम्ब भी एक रीजन हुआ। फिर सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग बात करते हैं तो बॉडी स्टडी बाय ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल, मस्कुलर, रिस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव। ये एक सिस्टमिक एनाटॉमी है। स्केलेटल सिस्टम है, वो एक सिस्टम है। हाँ, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जैसे मसल्स की स्टडी होती है, मस्कुलोस्केलेटल में बोन की स्टडी होती है, एज वेल एज मसल्स की स्टडी होती है। आपका एक चैप्टर है मस्कुलोस्केलेटल, उसको अच्छे से देखेंगे कि उससे क्वेश्चन पक्का आता है। और फिर रिस्पिरेटरी एक सिस्टम हुआ, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, फिर ये है। फिर सरफेस एनाटॉमी में अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल बीनीथ द स्क्रीन रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैंडमार्क्स, वाइटल फॉर एग्जाम, इंजेक्शन, लोकेटिंग पल्स। सरफेस एनाटॉमी में क्या हो जाएगा? तो सरफेस एनाटॉमी में ही हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि मान लो कि आपको स्किन के लेयर्स के बारे में उसमें बात करते हैं। अगर मान लो आपको वाइटल्स लेना है, आपको कहाँ लेना है, पल्स कहाँ से ले सकते हो? ब्रैकियल पल्स, और ये बहुत सारे पल्स के टाइप होते हैं। कहाँ ब्रैकियल पल्स लेते हैं, कहाँ फीमोरल पल्स लेते हैं, कहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये सारा है। तो उसके बाद से इंजेक्शन कहाँ लगाना है, आईवी देना है, आईएम देना है, एससी देना है, इंटरडर्मल देना है। तो ये सारा चीज़ है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो पल्स का। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है। तो मैंने बताया अभी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो नेक्ड आई से नहीं देख सकती, इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। वही सेम लिखा है यहाँ पे। तो इसमें होता है सीटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? सीटोलॉजी, आपको कॉमन टर्म्स भी याद करने पड़ेंगे। तो सीटोलॉजी यानी कि सेल, सीटो मतलब होता है सेल। तो स्टडी ऑफ सेल, एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वो एक न्यूरॉन एक सेल है, तो उसका स्ट्रक्चर इस हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या करेंगे? टिश्यू की स्टडी पढ़ेंगे। हिस्टो मतलब टिश्यूज होते हैं। तो एग्जांपल में अगर आ जाएगा तो एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग टिश्यू को भी एक एक करके देखेंगे अभी। तो ये है नॉर्मल सा सिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है। तो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप जो बच्चा दूसरा है उसका बड़ा धीरे धीरे होगा, एडल्ट होगा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट होगा तो चेंजेस होंगे, तो उसी को थ्रू आउट द लाइफ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ डेवलपमेंटल एनाटॉमी है। ग्रोथ बिफोर बर्थ, डेवलपमेंट थ्रू आउट द चाइल्डहुड, एडल्ट, ओल्ड एज, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस, फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। ये सारा हमारा डेवलपमेंटल स्टेज में आएगा। कैसे ओवम से स्पर्म कॉन्ट्रैक्ट होकर एक फीटस फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बर्थ कैसे होता है, डेवलपमेंटल स्टेज क्या क्या होते हैं फ्रॉम बर्थ टू टिल द डेथ थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सारा एनाटॉमी डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आता है। फिर हम लोग देखते हैं तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है। तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज कॉज्ड बाय डिजीज। हमारे स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, अगर डिजीज़ कोई हो गया है तो उसमें से उस डिजीज़ की वजह से स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हार्ट चेंज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लंग्स चेंज इन निमोनिया, लीवर चेंज इन सिरोसिस। लीवर सिरोसिस होता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया इंसान, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई वाली कंडीशन, इसमें भी हार्ट में कुछ चेंजेस आते हैं। और उसके बाद से निमोनिया अगर हो गया तो लंग्स जो है थोड़ा सा ब्लरी विजन दिखेगा, और जो होता है म्यूकस का ज़्यादा उधर डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या होता है।
तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर यूजिंग इमेजिंग टेक्निक, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड हेल्प नर्सेस टू अंडरस्टैंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। मतलब कि इस रेडियोग्राफिक में आप लोग इमेजिनिंग टेक्निक अपना के और बॉडी के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हो, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारा। और ये सारा जो है डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होता है जो कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है स्ट्रक्चर के, नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है, इन सब में। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करूंगा कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सीटी स्कैन एमआरआई में क्या डिफरेंस है आप लोग को बताना पड़ेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी क्या होता है। अभी हमने देखा एनाटॉमी के बारे में जिसमें केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस था, स्ट्रक्चरल के बारे में सिर्फ बात थी। अब फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले तो सेल फिजियोलॉजी, फिर सेल फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का फंक्शन क्या है, और उसका न्यूरोपैथोलॉजी, नर्वस सिस्टम के बारे में उसका फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट और उसके ब्लड वेसल्स के बारे में उसके फंक्शंस क्या क्या है। रिस्पायरेटरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है एल्वेलाई से और आउटर एनवायरनमेंट में सेल से एल्वेलाई के बीच। तो ये सारा फिर रीनल में पढ़ेंगे कि किडनी कैसे यूरिन फॉर्म करता है, कैसे एक्सक्रीट आउट करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, सारा चीज़ें। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फूड अगर आप लोग इंटेक कर रहे हो तो वो कैसे जाएगा अपना स्टमक तक और कैसे उसमें सारा प्रोसेस होगा। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन ग्लैंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, एडीएच, ये सारा क्या क्या होता है ये सब लोग आगे देखेंगे। एक एक चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर ही है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, तो इससे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस वगैरह और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में आ सकता है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 11th-12th में। फिर हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले आता है केमिकल लेवल, जिसमें हम एटम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, और ये सबसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। फिर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसमें नर्व, मसल्स, आरबीसी, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। फिर टिश्यूज लेवल का आएगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, ये सब आ जाएगा। फिर ऑर्गन लेवल पे जैसे कि एक ऑर्गन फॉर्म हुआ, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया। फिर ऑर्गन सिस्टम एक पूरा बनेगा, उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर डाइजेस्टिव में केवल हमें स्टमक के बारे में नहीं पढ़ना होता है, उसमें हमें सब पैनक्रियाज, ये सारा पूरा सिस्टम पढ़ना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा। फिर ऑर्गेनिज्म लेवल आता है जिसमें कि कंप्लीट वेलबींग को स्टडी करते हैं, ठीक, और इसमें पूरा कंप्लीट वेलबींग की स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखें कि मेजर ऑर्गन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारा हमें पढ़ना है, आगे चल के एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर पे इंट्रोगेमेट्री सिस्टम, जिसके जो होता है स्किन से रिलेटेड, स्किन कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी आपको, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करेगा, ये सारा। फिर स्केलेटल सिस्टम में सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, कैसे आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोन कैसे प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट करता है, मस्कुलर फंक्शन, मूवमेंट एंड हीट प्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, रैपिड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन हार्मोनल रेगुलेशन, कार्डियोवैस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड सब्सटेंसेस एंड लिम्फेटिक इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, रिस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज एंड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड फ्लूइड बैलेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिप्रोडक्शन में क्या, ठीक है। ये सारा हम लोग देखेंगे आगे, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में इसको किया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस, ये मतलब यहाँ से आपका सब अच्छे से शुरू होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हम लोग देखें तो द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी स्ट्रक्चर लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन एक्चुअल पोजीशन। अगर एक इंसान मान लो अगर खड़ा है तो वहाँ से उसका पोस्टीरियर व्यू क्या है, इंटीरियर व्यू क्या है, इंफीरियर व्यू क्या है, सुपीरियर व्यू क्या है, वो सारा देखना के लिए इसको एनाटॉमिकल पोजीशन बनाया गया है। तो एक वही बोला है यहाँ पे कि एक रिफरेंस पोजीशन होता है कि एक इंसान अगर बैठा है या खड़ा है या कुछ भी है तो वहाँ से उसका इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर क्या पोजीशन होगा। जैसे कि इन एनाटॉमिकल पोजीशन, स्टैंडिंग अपराइट, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आई लुक स्ट्रेट अहेड, आर्म्स बिसाइड द बॉडी, पाम फेसिंग फॉरवर्ड,
फिंगर्स पॉइंट डाउनवर्ड, फुट टुगेदर स्लाइटली पार्ट टू फॉरवर्ड। ठीक, तो ये सारा हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको देखना। प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट रिगार्ड द पेशेंट एक्चुअल पोजीशन। और मान लो आपने पोजीशन पेशेंट को कुछ भी दे रखा है, तो आपको अगर मान लो बताना है कुछ कि यहाँ क्या, तो आप बोलो कि हाँ फेस अपवर्ड कर लो या कुछ। तो ये सारा एक टर्मिनोलॉजीज है जो यूज करना होता है आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में। अपवर्ड द अपलिफ्ट द चिन, अपवर्ड हेड, तो ऐसा वाला, फॉरवर्ड लीन, ये सारा चीज़ें तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि सुपीरियर। सुपीरियर क्या हुआ? ऊपर, यानी कि टुवर्ड द हेड इज सुपीरियर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट से अगर बात करें हम लोग पोजीशन की हेड का, अगर मान लो पूछा जाए कि चेस्ट से हेड का पोजीशन, तो आप बोलो कि सुपीरियर है, सुपीरियर इज हेड फ्रॉम द चेस्ट। तो ठीक है, द हेड इज सुपीरियर ऑफ द चेस्ट। फिर इन्फीरियर यानी नीचे, इन्फीरियर, सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे। इन्फीरियर मतलब टुवर्ड्स द फीट, द स्टमक इज इन्फीरियर टू द हार्ट। ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट, एंटीरियर, ठीक, आगे, आगे की तरफ, फ्रंट व्यू। पोस्टीरियर, पीछे, पोस्टीरियर यानी पीछे, टुवर्ड द बैक। मिडल, टुवर्ड द मिड लाइन, ये मिड लाइन, टुवर्ड द मिड लाइन। द नोज इज मिडल टू द आईज, तो ये हुआ। ठीक, फिर लैटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे यानी दूर। तो यहाँ पे एग्जांपल है, द ईयर आर लैटरल टू द नोज, द ईयर इज लैटरल टू द नोज, ये दूर। ठीक, फिर हमारा आ जाता है प्रॉक्सिमल, नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द ब्रिस्ट। नियरर क्या है? जैसे कि एल्बो है प्रॉक्सिमल टू द ब्रिस्ट, ये है, तो ये नियरर पार्ट, तो ये प्रॉक्सिमल। फिर डिस्टल, डिस्टल यानी दूर, डिस्टल यानी दूर, तो फार्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। द फिंगर आर डिस्टल टू द एल्बो, फिंगर कहाँ से? यहाँ जुड़े हैं ना, ऐसे जुड़े हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये डिस्टल टू द एल्बो, यहाँ की बात किया एल्बो, तो फिंगर इज डिस्टल टू द एल्बो, ऐसा वाला, यानी दूर, दूर का हिस्सा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा सुपरफिशियल, यानी कि नियरर द बॉडी सरफेस। स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, सुपरफिशियली हम लोग बात करेंगे, यानी कि स्किन, स्किन की बात हो रही है। फिर डीप, फर्दर फ्रॉम द सरफेस, यानी डीप, बोन आर डीप टू द मसल्स। क्या है? स्किन है, इसकी लेयर्स हैं, इसके बाद से मसल्स आएगा, देन बोन आएगा, तो ये डीप। ठीक, फिर हम लोग होप्स हो कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। ये सारा आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से मैंने इसका नोट्स बना के रखा है, तो प्लीज़। फिर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट, तो अदर इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स, जैसे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ आप लोग को कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एप्सिलैटरल यानी कि सेम साइड ऑफ द बॉडी, एप्सिलैटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक, फिर कॉन्ट्रालैटरल यानी अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, अपोजिट साइड यानी पीछे। ठीक, फिर बाइलेटरल यानी बोथ साइड, एग्जांपल बाइलेटरल किडनीज। ठीक, किडनी दोनों साइड होती हैं। फिर यूनिलेटरल यानी वन साइड, केवल वन साइड, लिम्ब स्वेल हुआ तो यूनिलेटरल हुआ। सेंट्रल यानी नियर द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, नियरर क्या है? सबसे स्ट्रक्चरल के। ठीक, पेरिफेरल यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, पेरिफेरल यानी दूर, सेंटर से दूर, पेरिफेरल रीजन। बॉडी प्लेन्स की बात कर लेते हैं, तो द प्लेन इज इमेजिनरी फ्लैट सरफेस पासिंग थ्रू द बॉडी, तो ये होता है बॉडी प्लेन। इसमें आता है सजाइटल प्लेन, फ्रंटल और कोरोनल या ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल। सजाइटल प्लेन में क्या होता है? सजाइटल यानी कि सीधा, एक कट होगा सीधा, तो उसको बोलेंगे सजाइटल। डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट मिड सैडल इक्वल हाफ, एक सीधा कट करके आप इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर दो, इक्वल हाफ में इसको, उसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन। फिर फ्रंटल और कोरोनल, डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, आगे और पीछे। जैसे आपने यहाँ से डिवाइड किया, ये अभी यहाँ से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ से डिवाइड किया, ये हाथ जो है हमने यहाँ से डिवाइड किया। ठीक, लेकिन इसको हमने ऐसे काट के देखा, तो उसको फ्रंटल एंड कोरोनल बोल दिया। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बोल दिया। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? ट्रांसवर्स में देखो, आपने अभी एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, अब एक ऐसे वाला। ठीक, तो डिवाइड इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ऐसे अगर आप काटोगे तो ये सुपीरियर हो जाएगा, नीचे वाला इन्फीरियर हो जाएगा। तो ये था हमारा बॉडी का प्लेन। फिर बॉडी के सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बॉडी का सेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, ऑब्लिक। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? कट अलोंग द अलोंग एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर है उसको लॉन्गिट्यूडनल का लंबाई के हिसाब से काट रहा है, तो उसको बोलेंगे कि एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ट्रांसफर से अगर काटोगे तो कट
कट करेंगे हम लोग लॉन्ग एक्सिस में, लेकिन इसका ट्रांसफर कट करेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए। फिर हम लोग ऑब्लिक कट एट एन एंगल, एक कोई एंगल में हम लोग कट लगाएंगे, जैसे 98 कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वही है। फिर बॉडी की कैविटीज के बारे में हम लोग बात कर लें। स्पेस विद द बॉडी कंटेन अ प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, बॉडी की कैविटी एक स्पेस है बॉडी में जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। मेजर कैविटी है तो डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज। फिर डॉर्सल बॉडी कैविटी क्या होता है? डॉर्सल बॉडी कैविटी यानी क्रैनियल कैविटी आ जाएगा, और वेंट्रिकल यानी स्पाइनल कैविटी आ जाएगा। क्रैनियल कैविटी यानी कि इसमें ब्रेन होगा हमारा। फिर वेंट्रिकल और स्पाइनल कैविटी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड्स होंगे हमारे, ठीक, बैक जो कि अटैच्ड ही है। फिर वेंट्रल बॉडी कैविटी क्या होता है? लोकेटेड टुवर्ड द एंटीरियर डिवाइड बाय द डायफ्राम इनटू द थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल पैल्विक कैविटी। वेंट्रल कैविटी यहाँ से बोलते हैं डायफ्राम से कि थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल पैल्विक यानी एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी, तो ये हमारा वेंट्रो बॉडी कैविटी हो जाता है। ये क्रैनियल कैविटी हो गया, वेंट्रोस्पाइनल कैविटी हो गया, जो कि हमारा आता है इसमें डॉर्सल बॉडी कैविटी में। फिर हमारा वेंट्रल बॉडी कैविटी आता है, तो उसमें आता है हमारा एब्डोमिनल पैल्विक कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। फिर थोरेसिक कैविटी क्या होता है? जो कि कंटेन करता है हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस और मेजल ब्लड वेसल्स को, तो उसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या है? रिब्स है, और फिर हार्ट है, लंग्स है, और कुछ मेजर्स ब्लड के आर्टरीज, वेन्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं। फिर सब डिवीजन था प्लूरल कैविटीज, जैसे कि ईच लंग्स, मीडियस्टर्नियम, सेंट्रल रीजन विद द हार्ट, थाइमस, टैकिकार्डिया, इसोफेगस, मेजर स्पेस, ठीक, वेजल्स, हार्ट, पेरिकार्डियल कैविटीज, ये सारा तो सब डिविजन्स हैं। फिर एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी क्या होता है? तो एब्डोमिनल कैविटी जो स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा हमारा एब्डोमिनल में जितना भी हमारा आएगा, तो सारा हमारा हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, जितने भी ऑर्गन्स आएंगे। फिर पैल्विक कैविटी में क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे हमारे पैल्विक कैविटी के अंदर आएंगे। फिर एब्डोमिनल्स के 9 रीजन। प्लीज़ 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 इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपको लास्ट ईयर तक काम देगा, और हमने बहुत ही इसको अच्छे से याद किया था। तो सबसे पहले क्या आएगा? देखो, मैं 9 रीजन्स बता रहा हूँ और क्वाड्रेंट भी बताऊंगा, लेकिन इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग को कौन से हमारी टीचर ने बहुत ही मतलब अच्छे से हमें पढ़ाया था, कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो प्लीज़ मेंशन दैट, और आप लोग बोलोगे तो मैं उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा कि कौन से में क्या प्रेजेंट है, और पूरा 9 रीजन बता के। लेकिन यहाँ आप लोग देख लो एक बार, तो 9 रीजन हम लोग देखते हैं पहले। तो पहले आता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, फिर इपिगैस्ट्रिक आता है हमारा। कुछ मैं बताऊँ तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में हमारा राइट किडनी हो गया, फिर लिवर का पार्ट आ जाएगा, फिर असेंडिंग कॉलन आ जाएगा, तो ये सारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में। फिर इपिगैस्ट्रिक स्टमक वाला पार्ट आ जाएगा, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक यानी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, फिर राइट लंबर आएगा। जस्ट ये मैंने ऐसे ही बनाया है, मान लो आप ये हमारा स्टमक है, तो ये हमारा रीजन्स हो गया, ठीक। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, इपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर एम्ब्लिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट इलियक, तो ये हमारा इतना था, ठीक। फिर हम देखते हैं कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप क्लिनिकली जो है लोकेशन को डिस्क्राइब कर सको, आपको क्लिनिकल ड्यूटी लगे तो आप लोकेशन को डिस्क्राइब कर सको कि हाँ कौन सा ऑर्गन कहाँ, स्वेलिंग कहाँ हुई है, ऑर्गन्स कहाँ कहाँ कौन से हैं, ठीक। फिर हम लोग क्वाड्रेंट्स की बात करें तो क्वाड्रेंट्स कल 4 होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये भी एब्डोमेन है। इसको केवल 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो ये राइट लेफ्ट, ठीक। फिर हम लोग बॉडी के एक्सेस के बारे में बात करेंगे। इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मूवमेंट अकर्स इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग जॉइंट्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मूवमेंट्स अकर्स करती है इसके अंदर, स्टडी करने के लिए जॉइंट्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो उसको स्टडी करने के लिए। सिर्फ वर्टिकल एक्सिस सुपीरियर टू इन्फीरियर, वर्टिकल एक्सिस, ठीक, सुपीरियर इन्फीरियर। ट्रांसफर एक्सिस साइड टू साइड, कुछ चीज़ें हम साइड टू साइड नहीं कर सकते, लेकिन ये साइड टू साइड। फिर एंटो पोस्टीरियर एक्सिस यानी फ्रंट टू बैक, ऐसे वाला, ठीक। फिर बॉडी के कुछ मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो बॉडी के मूवमेंट जैसे कि फ्लैक्शन, डिक्रीज एंगल, बेंडिंग एल्बो, ये हुआ हमारा फ्लैक्शन, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये फ्लैक्शन।
और एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन फिर एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंशन फिर अबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम, ये हो गया, ये हो गया अबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये हमारा मिड लाइन है, ठीक, तो अवे यानी दूर, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक, फिर अबडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन, यानी कि यहाँ तक गए, फिर अबडक्शन, तो ये हमारा एबडक्शन हो गया, रोटेशन यानी कि रोटेशन, ऐसे ऐसे वाला, ठीक, फिर सरकमटेंशन यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्लस अबडक्शन प्लस एडक्शन, सरकमटेंशन ऐसे पूरा रोटेट करना, ठीक, तो सारा उसमें आ जाएगा। तो ये हमारा था बॉडी की कुछ मूवमेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि सेल, व्हाट इज द सेल, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एग्जांपल न्यूरॉन, मसल सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, बोन सेल, ये सारा हमारा जो है कि सेल है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेल को, और इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो पूरी अच्छे से पढ़िएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या होता है, एक सेल होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद से एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपरेटस होगा, गोल्गी बॉडीज हो गए। तो ये सारा मैंने अभी इसको अच्छे से प्रिपेयर आपको बस केवल समझाने के लिए दिखाया था। तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर आप लोग को ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज आउटर बाउंड्री, ये एक आउटर बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, शेप साइज को मेंटेन रखता है और कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट को, क्या आ रहा है अंदर सेल के और क्या वहां से बाहर जाना चाहिए, ठीक। तो ये था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर, केवल इतना है सेल में। फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसके सेल के अंदर का सब्सटेंस होता है, मटेरियल बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का और मेम्ब्रेन के अंदर का। साइटोसोल ऑर्गेनल्स इंक्लूजन साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कराता है। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल द सेंटर, तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि डीएनए को कंटेन करता है, कंट्रोल द एक्टिविटीज, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन करवाता है। इसके अंदर ही हमारा जो होता है डीएनए होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक। तो न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है केवल न्यूक्लियस के बारे में पूछ ले, साइटोप्लाज्म, तो आप लोग को सब आना चाहिए सेल के बारे में, ठीक। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है, तो हम लोग इधर बोले ना इंट्रोडक्शन केवल है, तो ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता होगा, पावर ऑफ द सेल प्रोड्यूस द एटीपी एंड एनर्जी। इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ राइबोसोम, उसके पास राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोसेस करवाता है। और गोल्गी अपरेटस जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है, मॉडिफाई पैकेज एंड सीक्रेट द प्रोटीन लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड को सीक्रेट करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम क्या होता है, ऑर्गेनाइज द स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम होता है जो स्पिंडल जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो राइबोसोम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस करवाता है, मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, वो राइबोसोम को, उसके पास राइबोसोम होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है और मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम यानी कि सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग से नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है इसके अंदर, जो कि सेल को इंगल्फ कर लेता है, कोई भी डेब्रिज होंगे उसको इंगल्फ कर लेगा। इंटरसेलुलर डाइजेशन का पावर होता है इसके पास। पैरोक्सीमोज क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है और ब्रेक डाउन करता है सब्सटेंसेस को। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो टिश्यूज, 4 प्राइमरी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, एग्जांपल में स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग करता है, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, इन सब में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। मसल्स टिश्यू यानी मसल्स में पाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, 3 टाइप ऑफ स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स। फिर नर्वस टिश्यू यानी कि रिसीव स्टिमुलाई, कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो ये बहुत ही डिटेल में है, तो इसको हम लोग देखेंगे,
ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, बस इसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया है, तो एक-एक पूछ लेता है कभी-कभी इपीथेलियल टिश्यू बता दो, तो इसके भी बहुत पार्ट्स हैं हमारे, तो हम लोग सब देखेंगे कि क्या-क्या होता है, ठीक? तो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि होम्योस्टैटिसिस। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी लेंगे, या तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर होम्योस्टैसिस में हमारा क्या होता है, तो होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिसिपिट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारा होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस होता क्या है, तो आपके जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, उसके बीच में एक बिटवीन देम हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करने वाला बोलते हैं होम्योस्टैटिस। यानी कि बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट और बाहर इन्वायरमेंट, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो ये हमारा होता है होम्योस्टैटिस। जैसे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, पीएच, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारा हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट से मेंटेन होगा। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है सराउंडिंग में, तो इससे हमारा मेंटेन होता है होम्योस्टैसिस। इम्पोर्टेंस क्या है होम्योस्टैटिस का, तो सेल नीड्स स्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सबको मालूम होगा। सेल जो है उसको स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि अच्छे से फंक्शन कर सके। एक्सेसिव टेम्परेचर राइज डैमेज द सेल, अगर टेम्परेचर आपने अचानक से बढ़ाया तो वो सेल को डैमेज करेगा। ब्लड ग्लूकोज लो हो जाएगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा, एबनॉर्मल पीएच हो जाएगा, एंजाइम्स जो हैं वो डिक्रीज हो सकती हैं या तो इंक्रीज हो सकती हैं, एंड एक्सेसिव वाटर लॉस कॉजेज डिहाइड्रेशन। अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है होम्योस्टैटिक, तो देखते हैं रिसेप्टर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंज को, ठीक, तो कंट्रोल सेंटर के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि डिटरमाइन रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है जब उसके पास मैसेज जाता है। फिर अफेक्टर जो होता है वो रिस्टोर करता है बॉडी को, नॉर्मल नॉर्मल करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। मान लो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिसेप्टर्स जो है डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, और टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस प्रोसेस करेगा और स्वेटिंग बहुत ज्यादा करवाएगा, हीट लॉस करवाएगा, ताकि बॉडी जो है अच्छे से मेंटेन रह सके और टेम्परेचर डिक्रीज है इंटरनल इन्वायरमेंट का। सेल को जो भी टेम्परेचर चाहिए, ऑर्गन्स को जो भी टेम्परेचर चाहिए, वो मेंटेन रहे और अच्छे से बॉडी बैलेंस में वर्क करते रहे। फिर निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव फीडबैक को देख लेते हैं। तो निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, रिवर्स द चेन। निगेटिव फीडबैक जो होता है हमारा, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव में से मिल रहा है तो रिवर्स करेगा चेन को कि हाँ मुझे अब नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया, आप निकलो, ऐसा वाला। फिर मेंटेन द होम्योस्टैटिस, जो कि होम्योस्टैटिस को मेंटेन करवा के रखता है, ये भी बहुत ही कॉमन होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में टेम्परेचर रेगुलेशन का मैंने दिया था तो वो हो गया। फिर पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफाई द चेन, चेन को एम्पलीफाई करता है उसको, जैसे ड्राइव अ प्रोसेस टू कम्प्लीटेशन। अगर मान लो कि अभी एग्जांपल दूंगा मैं, लेकिन ये जो है कि प्रोसेस को ड्रैग करवाता है, कंप्लीट करवाने की कोशिश करवाता है कि हाँ अब वो हो गया है, अब खत्म करो। फिर ये बहुत ही लेस कॉमन होता है, जैसे चाइल्ड का बर्थ हो रहा है या ब्लड क्लॉटिंग, तो चाइल्ड बर्थ में हमारा जो होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है और उसको हम लोग रिलीज होता है, तब जाके बेबी जो है पार्चुरेट करता है, मतलब पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है। और किसी किसी केस में आप देखोगे कि लेबर पेन होता ही नहीं है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल जो होता है अभी डिक्रीज हुआ होता है, तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जो कि लेवल को इंक्रीज कराता है हार्मोन के, तब जाके हमारा पार्चुरेशन का प्रोसेस और लेबर पेन स्टार्ट होता है। फिर हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, अगर आपको कहीं कट लग गया और उसके बाद से ब्लड क्लॉट होता है तुरंत ही, उसको कंप्लीट कराता है कि हाँ ब्लड क्लॉट हो जाए, ताकि ब्लड जो है होम्योस्टैटिक मेंटेन रहे और ब्लड ज्यादा बॉडी से लॉस ना हो। निगेटिव फीडबैक का एग्जांपल आपको टेम्परेचर वाला हमने दिया, और पॉजिटिव फीडबैक का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि डिलीवरी तक रिलीज होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी अच्छे से डिलीवर हो सके। फिर इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ताकि आप पेशेंट को अच्छे से एसेस कर सको, एनालाइज कर सको उसके कंडीशन को, अंडरस्टैंड कर सको डिजीज को पेशेंट के, फिर परफॉर्म द नर्सिंग प्रोसीजर। आप कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हो, तो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सको। आपको अगर लीवर के साइड टच करना है तो आप उधर ही टच करके और एक बार में ही पालपेट करके और पता लगा सको, और इमरजेंसी केयर आप प्रोवाइड कर सको। अगर मान लो आप किसी को हार्ट अटैक आ गया, सीपीआर देना है तुरंत, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें कहाँ कंप्रेशन देना है, ताकि उसको अच्छे से बेनिफिशियली हम लोग सीपीआर प्रोवाइड कर सके।
फिर आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आप मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सको, इसके लिए एनाटॉमी जरूरी है। अगर मान लो आईवी देना है तो आपको आईवी आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ देना है, आईएम देना है तो हमें कहाँ देना है। फिर पेशेंट एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो कि पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे हो तो यहाँ आपका बॉडी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या है, तो ये सारा चीज पेशेंट एजुकेशन में आ जाएगा। तो सारा चीज वही है और आप हमने कुछ अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस रीजनिंग चैन, मतलब क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलो नॉर्मल एनाटॉमी जो है, नॉर्मल फिजियोलॉजी ये पता होना चाहिए ताकि आप अबनॉर्मल चेंजेस को पता कर सको, साइन एंड सिम्टम्स को पता कर सको और नर्सिंग असेसमेंट अच्छे से कर सको, नर्सिंग केयर, पेशेंट गोल ओरिएंटेड केयर, फोकस्ड केयर प्रोवाइड कर सको, नर्सिंग इंटरवेंशन आप कर सको ताकि एग्जाम्पल में रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट जो कि रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, देन इट्स लीड टू फटीग, वीकनेस, अल्टर्ड वाइटल साइन, ये देखने को मिला। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप लोग को जरूर पढ़ के आना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, सेल, टिश्यूज, ये दोनों हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज बने रहिएगा। और फिर ऑर्गन सिस्टम, होम्योस्टैटिस, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं, ये सारा चीज ये डेफिनेशन में आ जाता है कभी कभी। फिर क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पढ़ा हमने एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का फंक्शन, फिर बेसिक यूनिट क्या होता है, तो सेल, टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। फिर सेल केमिकल जो होता है सेल, देन टिश्यू, टिश्यूज केमिकल सिंगल यूनिट है, उसके बाद से केमिकल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। देन कैविटीज में डोर्सल, क्रैनियल प्लस वर्टिब्रल आता है, क्रैनियल में आप लोग जानते हो, वर्टिब्रल में आप लोग जानते हो। फिर थॉरेसिक, वेंट्रल में थॉरेसिक, एब्डोमिनो पैल्विक। देन होमियोस्टैटिस क्या होता है, इंटरनल स्पेशलिटी, नेगेटिव फीडबैक, मोस्ट कॉमन और पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों ये सब हमने पढ़ा इसमें। फिर ये आप लोग देख लो, आप लोग के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स था, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, केमिकल से सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, वही सेम चीज है। साइकाइटल फ्रंटल ट्रांसफर क्या होता है, और मेडिकल लैटरल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, एंड होम्योस्टैटिस यानी स्टेबिलिटी और इंटरनल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन प्लीज देख लो आप लोग एक बार, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर और वाइवा के वेरी शॉर्ट्स, ये सब पूछे जाते हैं वाइवा में सारे क्वेश्चन, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ सेल, तो ये सारा देख लेना आप लोग एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो। फिर शॉर्ट आंसर में डिफाइन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, ये आया था पिछली बार, तो ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज ग्रॉस एनाटॉमी, डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन, ये भी आया था। फिर सजाइटो फ्रंटल क्या होता है, डिफाइन होम्योस्टैटिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, बेसिक टिश्यूज, टिश्यूज पक्का आता है तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग में डिफाइन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, नर्सिंग इंपॉर्टेंस, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टैसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिपिकल सेल जैसे नर्व सेल वगैरह, एक्सप्लेन द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये सारा आएगा, तो प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से देख लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज। आप लोग एक सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।